हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछले वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि 1937 में प्रोविंस में इलेक्शन होते हैं और 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। तो उसके बाद क्या होता है आज की इस वीडियो में जानेंगे। 1938 में कांग्रेस सेशन होता है हरिपुरा में और इसका प्रेसिडेंट बनता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड प्लानिंग कमेटी अंडर प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1939 में कांग्रेस सेशन होता है तरीपुरी में। तरीपुरी में दोबारा से सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन देते हैं एंड एस्टेब्लिश एन अदर पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। दूसरी पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है इनकी जगह? राजेंद्र प्रसाद को। इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे चलेगी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम? सेकेंड वर्ल्ड वार कब होती है? 1939 से 45 तक। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कब होती है? 1 सितंबर 1939 को। यहाँ पर ब्रिटेन जो है ये फैसला लेते हैं कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में। लेकिन कांग्रेस मिनिस्ट्री रिज़ाइन करती है 1939 में आफ्टर 28 मंथ ऑफ रूल। अब कांग्रेस मिनिस्ट्री क्यों रिज़ाइन करती हैं? ये इसलिए रिज़ाइन करती हैं क्योंकि ब्रिटेन ने ये फैसला दिया था, ब्रिटेन ने ये डिक्लेयर किया था कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश की साइड से लड़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब यहाँ पर ये कांग्रेस ने बोला कि ब्रिटेन ये फैसला कैसे ले सकता है कि इंडियंस जो हैं ये ब्रिटिश की तरफ से लड़ेंगे बिना इंडियन लीडर के पूछे, बिना इंडियन लीडर्स और पब्लिक ओपिनियन के बगैर, इंडियन लीडर्स और इंडियन पब्लिक ओपिनियन के बगैर ब्रिटेन कैसे फैसला ले सकता है कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में। इसलिए कांग्रेस मिनिस्टर्स यहाँ से रिज़ाइन करते हैं 1939 में 28 मंथ ऑफ रूल, आफ्टर 28 मंथ्स ऑफ रूल। और जिना एंड अम्बेडकर ने बोला था डे ऑफ डेलीवरेंस। अब इंडियंस को मनाने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया कि इंडियंस सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा साथ दें, ब्रिटिश की तरफ से लड़ें। इन्होंने अगस्त ऑफर लाया। कब लाया? 1940 में। इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली डोमिनेंस स्टेटस की कि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस देंगे, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, सिर्फ इंडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, नो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अडॉप्टेड इन फ्यूचर विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये बातें बोली अगस्त ऑफर में 1940 में। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को, ये बोलकर कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई, डिड नॉट गिव इंडिपेंडेंस। अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ना कि डोमिनियन स्टेटस। अगस्त ऑफर ख़त्म करने के बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह इंडिया में स्टार्ट कर दिया जाता है 1941 में। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाती है इंडिया में 1941 में। ये मास मूवमेंट नहीं होती है। यहाँ पर हर एक सत्याग्रह जो है अलग अलग रीजन से निकलकर एंटी वार स्पीच देने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ना होता था, हर एक सत्याग्रही को अलग अलग। इसको इसलिए दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोला जाता है। फर्स्ट सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। इसके बाद अंग्रेज लाते हैं क्रिप्स मिशन 1942। 1940 में क्या लाया? अगस्त ऑफर। सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई? सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है 1939 में। अगस्त से बिना पूछे, इंडियंस के पूछने के बगैर ब्रिटेन ने ये फैसला ले लिया था कि इंडियंस सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस ने भी रिज़ाइन कर दिया और कांग्रेस को मनाने के लिए, इंडियंस को मनाने के लिए इन्होंने अगस्त ऑफर लाया। कब? 1940 में। 1940 में अगस्त ऑफर लाया, लेकिन अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया इंडियंस ने। और उसके बाद इंडियंस ने स्टार्ट कर दिया सत्याग्रही मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट 1941 में स्टार्ट हुआ। लेकिन सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद अंग्रेज लाते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब लाते हैं? 1942 में। अब क्रिप्स मिशन में क्या बोलेंगे? यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस हम देंगे आपको कब? आफ्टर वार, वार के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगी उसके बाद हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट बाइंडिंग। प्रिंसली स्टेट ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी ज्वाइन कर सकते, ये उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इफ अ प्रोविंस डज नॉट वांट टू ज्वाइन द यूनियन इट विल हैव राइट टू डू सो। ये बोला गया क्रिप्स मिशन 1942 में।
लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस रिजेक्टेड। और मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, बिकॉज इट डिड नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान। उसके बाद इंडियंस चलाते हैं क्या, गांधी जी लाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाई जाती है, 8 अगस्त 1942 को। अब ये कैसे होता है, फर्स्ट टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट सुजेस्टेड इन वारदा रेजोल्यूशन महाराष्ट्र 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 को वारदा रेजोल्यूशन में क्विट इंडिया मूवमेंट को पहली बार ये सुजेस्ट किया जाता है, हम क्विट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे। ये पास कब किया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को पास किया जाता है 8 अगस्त 1942 एट ग्वालियर टंग मैदान इन बॉम्बे। गांधी जी का स्लोगन है डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट में। 9 अगस्त 8 अगस्त को ये पास किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को पास किया बॉम्बे में 8 अगस्त को। लेकिन 9 अगस्त को क्या किया अंग्रेजों ने, ऑल टॉप लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर अरेस्टेड। जितने भी टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के उनको अरेस्ट कर दिया। इस मूवमेंट को लीडर लेस रिवोल्ट भी बोलते हैं। लीडर लेस रिवोल्ट चलती है, लेकिन इनको लीडर्स को अरेस्ट करने के बाद भी ये रिवोल्ट चलेगी, इसको लीडर लेस रिवोल्ट बोलते हैं। और साथ में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ही पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जाती है। इन जगहों पर कौन कौन सी जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, फर्स्ट बालिया यूपी में लीडर कौन है, चिट्टू पांडे। दूसरा सतारा महाराष्ट्र में लीडर कौन है, नाना पाटिल एंड वाई.डी. चावन। थर्ड तमलुक मिदनापुर बंगाल में, यहाँ पर लीडर कौन है, सतीश सावंत। तालचेर उड़ीसा में, इस तालचेर को आज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड। लीडर कौन है, पवित्रा मोहन प्रधान। बगलपुर बिहार में लीडर कौन है, शियाराम सिंह। फिर सी आर फार्मूला लाया जाता है 1944 में, कौन लाता है, सी राजगोपाल आचार्य लाते हैं। यहाँ पर ये सी आर फार्मूला में क्या बोलते हैं, एक कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को डिटरमाइन किया जाए, और इस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में प्लेबिसाइड किया जाए पाकिस्तान इशू के ऊपर, कि पाकिस्तान बने या ना बने। प्लेबिसाइड क्या होता है, प्लेबिसाइड में लोगों की राय लेनी पड़ती है, लोगों के ओपिनियन लेना पड़ता है। और अब यहाँ पर प्लेबिसाइड करवाकर लोगों के ओपिनियन को ओपिनियन लिया जाएगा कि पाकिस्तान इशू के ऊपर, कि पाकिस्तान बनाया जाए या नहीं। अगर लोग वोट करते हैं पाकिस्तान के फेवर में तो पाकिस्तान दिया जाएगा। एक बात बोली और बोलेगी, देयर वुड बी कॉमन सेंटर कंट्रोल, कॉमन सेंटर होगा जो कंट्रोल करेगा कि इसको, डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन को। अब इस सीआर फार्मूला को जिना रिजेक्ट करते हैं, क्यों, इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ओनली मुस्लिम विल वोट। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जो प्लेबिसाइड कराने वाले थे, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे। रिजेक्टेड आइडिया ऑफ ये कॉमन सेंटर। इसके बाद वेवल प्लान अंग्रेज लेकर आते हैं 1945 में। सी राजगोपालाचारी सीआर फार्मूला कब आया, 1944 में। 1945 में वेवल प्लान लेकर आए अंग्रेज। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन था तब, विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था। वाइस राय कौन था, वेवल के नाम पर रखा वेवल प्लान। कब लाया, 1945 में, तो वेवल प्लान 1945 बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया, वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी रीस्ट्रक्चर्ड एक्सेप्ट वाइस राय एंड कमांडर इन चीफ, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल वुड बी इंडियंस। वाइस राय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने भी मेंबर्स होंगे काउंसिल के, वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे। टू डिस्कस फाइनल लिस्ट कॉन्फ्रेंस, अब वेवर प्लान की फाइनल लिस्ट को डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस की जाती है शिमला में, इसको बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल नंबर ऑफ अपर कास्ट हिंदू इक्वल टू नंबर ऑफ मुस्लिम। कांग्रेस डेलीगेशन लेड बाई, कांग्रेस की तरफ से कौन होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कहाँ पर, शिमला कॉन्फ्रेंस में। शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और मुस्लिम लीग की तरफ से MA जिना, मोहम्मद अली जिना। अब यहाँ पर जिना ने क्या बोला कि ओनली मुस्लिम लीग के नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स, कि सिर्फ मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगी मुस्लिम मेंबर्स को। यहाँ पर फिर क्या होता है, वेवल कॉल्ड ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया जाता है। वेवल कौन है, वाइसरॉय। अब इसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी, अब इसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी नहीं आती है। इंडियन नेशनल आर्मी तब बनाई जाती है जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही होती है 1942 में। इसी वक्त सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी को एस्टेब्लिश कर किया जाता है 1942 में। कौन करता है, कैप्टन मोहन सिंह। कहाँ पर, सिंगापुर में। ही मेड दिस आर्मी फ्रॉम इंडियन सोल्जर्स। मोहन सिंह ने सिंगापुर में जो आर्मी बनाई वो इंडियन सोल्जर ही थे। इन्हीं को इकट्ठा करके आर्मी तैयार की गई।
कैप्चर्ड बाय जापान गेव सोल्जर टू मोहन सिंह। अब जापान ने भी अपने सोल्जर्स दिए मोहन सिंह को, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मोहन सिंह को अरेस्ट कर दिया जापानीज़ ने। अब यहाँ से सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं सिंगापुर और ये इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड अपने हाथों में लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को हेल्प करता है कौन? राश बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस को कौन हेल्प करता है? राश बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश ए वुमेन रेजिमेंट। इस वुमेन रेजिमेंट को रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बोलते हैं और इसका कमांडर कौन बनी? लक्ष्मी सेगल। सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। इनका एक स्लोगन है दिल्ली चलो, और सुभाष चंद्र बोस ने बोला था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ही आल्सो गेव अ सैल्यूटेशन, जय हिंद। इंडियन नेशनल आर्मी एंड जापानीज आर्मी इन्वेडेड इंडिया वाया बर्मा। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के अंडर जो इंडियन नेशनल आर्मी होती है ये, और जापानीज आर्मी, ये दोनों मिलकर इंडिया, कौन से इंडिया के ऊपर हमला करेंगी? ब्रिटिश इंडिया। तब कौन होते हैं यहाँ पर? ब्रिटिशर होते हैं। इनके ऊपर मिलकर हमला करेंगे। कौन से रास्ते से ये आते हैं? बर्मा की साइड से आते हैं। यहाँ पर बैटल होती है, बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा। लेकिन आखिरकार लास्ट पे क्या होता है? जो वर्ल्ड वार चल रही होती है वो कौन जीतता है? ब्रिटेन जीत जाता है। अब ये जो इंडियन नेशनल सोल्जर्स थे, यहाँ पर ब्रिटेन ने ये फैसला लिया कि इनको पनिशमेंट दी जाएगी 1945-46 में। 45 में वर्ल्ड वार ख़त्म होती है तो ब्रिटेन जीत जाता है, तो 45 में इनके ऊपर इंडियन सोल्जर्स को पनिशमेंट देने का डिसाइड करती है ब्रिटिश। और INA रिलीज मूवमेंट, फिर इंडियंस क्या करते हैं? INA रिलीज मूवमेंट चलाते हैं 1945-46 में। फर्स्ट ट्रायल जो हुआ था रेड फोर्ट में, कौन कौन से थे? किस किस के ऊपर ट्राई चलाया गया? PK सेगल, गुरबख्श सिंह धिल्लोन एंड शाहनवाज खान। भुलाबाई देसाई prepared a team of lawyers and defended INA soldier। इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर्स की टीम थी प्रिपेयर की भुलाबाई देसाई ने। आखिरकार पब्लिक के प्रेशर के अंडर आकर अंग्रेज़ों ने इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को रिलीज़ कर दिया। इसके बाद रिन म्यूटनी चलती है। रॉयल इंडियन नेवी कब? 18 फरवरी 1946 से लेकर 23 फरवरी 1946 तक। 45-46 में INA रिलीज मूवमेंट, 45 में वर्ल्ड वार ख़त्म होती है, 45-46 में INA रिलीज मूवमेंट चलती है। 46 में 18 फरवरी 1946, 23 फरवरी 1946 में कौन सी क्या होता है? रेन म्यूटनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान लाया जाता है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान क्यों लाया जाता है? टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। यहाँ पर 3 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोविजंस अंडर दिस प्लान। 2 टाइप के प्रोविजंस लाए जाते हैं इस प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। कौन कौन से प्रोविजन? लॉन्ग टर्म प्रोविजन और इमीडिएट प्रोविजन। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या बोला गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ऑल इंडिया फेडरेशन विल बी एस्टेब्लिश। इंडिया में ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। जितने भी प्रोविंस हैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप A, B एंड ग्रुप C। ग्रुप A में कौन सा एरिया होगा? हिंदू मेजोरिटी एरिया ग्रुप A में होगा। B में मुस्लिम मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, और C में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऑफ बंगाल एंड आसाम। इसके बाद यहाँ पर 3 टायर गवर्नमेंट की बात की गई, प्रोविंस, ग्रुप और सेंटर। ये 3 टायर गवर्नमेंट बनेगी। प्रोविंस स्ट्रांग होगा, सेंटर वीक होगा। प्रोविंस को स्ट्रांग किया गया और सेंटर को वीक रखा गया। सेंटर के कंट्रोल में क्या क्या होगा? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। आफ्टर 10 years a province may come out of a group, a constituent assembly would be created। इसके बाद जो इमीडिएट प्रोविजन है इसमें क्या बोला गया? इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में ओपिनियन डिफरेंस इमर्ज हो जाते हैं, और नेहरू ने बोला कि ग्रुपिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग की ABC इज़ नॉट मैंडेटरी। तो इसके बाद मुस्लिम लीग ने भी विड्रॉ कर दिया। जिना डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, और इसकी वजह से क्या होता है? राइट्स ब्रोक आउट इन इंडिया। इंटरिम गवर्नमेंट लाई जाती है 1946 में। इसमें क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट बनती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की।
इसके बाद पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है, एटलीस्ट डिक्लेरेशन लाया जाता है। एटलीस्ट डिक्लेरेशन कब आता है? 20 फरवरी 1947 को। इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन होता है तब? इस टाइम एटलीस्ट डिक्लेरेशन जब लाया जाता है 1947, 20 फरवरी 1947, डेट याद रखना। 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली होता है, डिक्लेयर करता है कि इंडिया विल बी गिवन इंडिपेंडेंस बाई जून 30 1948। लास्ट वाइसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन लाता है एक प्लान, इसका नाम, प्लान का नाम क्या है? बल्कन प्लान। इसमें क्या बोला गया? ऑल प्रोविंसेस कुड बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन नेहरू ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद नेहरू के रिजेक्ट करने के बाद वी बी पाटिल एंड वी पी मेनन ये एक सोल्यूशन देते हैं, और इस सोल्यूशन के बेसिस पर माउंटबेटन 3 जून प्लान लाते हैं। माउंटबेटन 3 जून प्लान लाता है। माउंटबेटन कौन है? वाइसराय। V.B. Patel and V.P. Menon suggested a solution, and on the basis of this solution, Mountbatten gave 3 June plan. माउंटबेटन 3 जून प्लान लाता है। 3 जून प्लान में क्या किया जाता है? जो पार्टीशन को एक्सेप्ट किया जाता है, पार्टीशन को एक्सेप्ट किया जाता है कि 2 स्टेट्स बनाई जाएंगी, क्रिएटिंग 2 स्टेट्स। 3 जून प्लान में, on the basis of 3 June plan, the Mountbatten plan was given. On the basis of Mountbatten plan, India Independence Act 1947 was passed by British Parliament. Pakistan became independent on 14th of August 1947. Jinnah became Governor General of Pakistan. India became independent on 15th of August 1947. Mountbatten was made Governor General of Independent India. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बना? माउंटबेटन। और लास्ट वाइसराय कौन था? ये भी माउंटबेटन था। और इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल पहला कौन था? माउंटबेटन था। इसके बाद इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है? सी राजगोपालाचारी। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंग्लैंड की गवर्नमेंट कौन सी होती है? गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्लीमेंट एटली। किंग कौन था? जॉर्ज 6। और इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? JB कृपलानी। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ड्रॉन बाय साइरल रेडक्लिफ। यहाँ पर जो टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल का वो ख़त्म होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।